Hello students, today we are going to start new lecture, new subject for electrical branch students. Subject name, as you all know, electrical machines first. So first of all, we have to know why we study this, why we need to study this subject. Because this is the core subject of electrical stream for electrical stream students. So first of all, we go through the syllabus and books कौन से रिक्वायर्ड होंगी वो भी हम इसके अंदर स्टडी करेंगे या उस बुक्स के बारे में आपको बताती हूँ कौन सा बुक आपको रेफर करना है, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट, जब हमने फर्स्ट ईयर क्लास स्टडी किया था तो हम फर्स्ट ईयर या सेकंड सेम में तो उस क्लास में मैंने आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी थोड़ा बहुत जो है इसके बारे में आपको जो है स्टडी कराया था कि किस तरीके से कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, बेसिक एलिमेंट्स कौन से हैं, किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है या कैपेसिटेंस है, इसके बारे में हमने स्टडी किया था। मशीन के बारे में हमने स्टडी किया था, मैंने आपको बताया था कि कोई भी मशीन हो, वेदर इट इज ऑफ एसी नेचर वेदर इट इज ऑफ डीसी नेचर, कोई भी जो मशीन होती है वो हमेशा किस लॉ को फॉलो करती है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। कोई भी मैग्नेटिक सर्किट के बिना कोई भी रोटेटिंग या कोई स्टडी मशीन हो वो कभी भी हम इमेजिनेशन उस मशीन की नहीं कर सकते, ठीक है। तो मशीन जो है अगर उसका हमें सोल ऑफ द मशीन को स्टडी करना है या कौन सी अगर पार्ट को हम हार्ट ऑफ द मशीन बोलेंगे तो इट इज नथिंग बट व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थ्योरी ऑफ फैराडे, ठीक है। फैराडे ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का थ्योरी दिया था वो ही थ्योरी मोस्टली या बोला जाए कि एग्जैक्टली सारी मशीन में वेदर वो रोटेटिंग नेचर का हो या स्टैटिक नेचर का हो, एसी नेचर का हो या डीसी नेचर का हो, बेसिक जो लॉ बेसिक जो फंडामेंटल उसके अंदर वर्क करता है वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये मैंने आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जब हमने सब्जेक्ट स्टडी किया था वो भी स्टडी मैं नहीं कराया था, इसीलिए मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में इसमें भी बताऊंगी। बट आप अपने जो पुराने नोट्स थे जिसमें मैंने आपको फैराडेज लॉ पूरी तरह से अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया था कि उसने हर लॉ में, क्योंकि उसने 3 लॉ अपने डिस्क्राइब किए थे, स्टेट किए थे, उन तीनों लॉ में उसने क्या क्या स्टेटमेंट दिया था और किस तरह से वो इम्प्लीमेंट होता है हमारे मशीन के अंदर, वो चीज़ें भी हमने लास्ट हमारे सेमेस्टर क्लासेस में ये चीज़ हमने स्टडी करी। तो बोला जाए तो इलेक्ट्रिकल मशीन जो सब्जेक्ट है उसको हमें स्टडी करने की नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। तो जो फर्स्ट थिंग आपके माइंड में आती है वो है हमारे, अगर हम घर की बात करेंगे, हमारे हाउस होल्ड लोड्स की बात करेंगे तो जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं जैसे कि सीलिंग फैंस है, हम घर के अंदर जो भी यूज़ करते हैं हमारे डेली टू डेली लाइफ में, चाहे वो कोई एक छोटी छोटी चीज़ जैसे कंप्यूटर ही बनाओ, आपका लैपटॉप ही बनाओ, हमें क्या जरूरत होती है इलेक्ट्रिकल सप्लाई की जरूरत होती है। बेसिकली हम बात करेंगे अप्लायंसेज की, जैसे कि हमने बात करा है डीसी मशीन, अगर हम मशीन इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट की बात करेंगे तो हर सेमेस्टर में जो हम मशीन स्टडी करेंगे वो है डीसी मशीन और सेकंड वन होता है आपका ट्रांसफार्मर, ठीक है। जो आगे फर्दर इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड वाला जो पार्ट आएगा उसमें हम इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस जनरेटर के बारे में स्टडी करेंगे। और जो थोड़ी बहुत फ्रैक्शनल किलोवाट मशीन होती है जो हम मिक्सर वगैरह में या हमारे वैक्यूम क्लीनर्स में यूज करते हैं वो भी एक मशीन का एक अलग पार्ट होता है, क्योंकि वो लाइट लोड्स में रिक्वायरमेंट के लिए यूज किया जाता है, जैसे वैक्यूम क्लीनर हुआ या फिर आपका हेयर ब्लोअर होता है। ये सारी मशीन किसमें आती है, फ्रैक्शनल किलोवाट मशीन में आती है, ठीक है। तो वो भी एक अलग टॉपिक होता है, उसको भी हम हमारे नेक्स्ट सेमेस्टर में स्टडी करेंगे। अभी हाल फिलहाल के लिए जो हमें इलेक्ट्रिकल मशीन जो फर्स्ट वाला हमारा पार्ट फर्स्ट जो है इसके अंदर हमें जो स्टडी करना है वो है आपका डीसी मशीन और सेकंड आता है आपका ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है तो हम इसको सिर्फ बेसिक और एक इंट्रोडक्शन क्लास लेकर ही चलेंगे, ठीक है। ज़्यादा हम इसकी डेप्थ में जाने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि अभी थोड़ा बहुत आइडिया था, क्योंकि मैं आपको बोली चुकी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका है सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं तो हम स्टडी क्यों कर रहे हैं मशीन को, या मशीन को हमें स्टडी करने की क्या जरूरत है। बेसिकली जो भी अप्लायंसेस हम, चाहे वो घरों में आने वाला पानी की मोटर होती है, ठीक है, उसमें हम कौन सी मोटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो भी हमारे सीलिंग पर चल रहा है ऑब्वियसली कोई भी चीज़ अगर रोटेट कर रही है तो देयर विल बी सम काइंड ऑफ मोटर एक्शन विल बी देयर, ओके।
तो मोटर एक्शन वहाँ पे है, तो दैट मीन्स वहाँ पे कोई ना कोई मोटर, दैट मीन्स कोई ना कोई मशीन आपकी वहाँ पे क्या है लगी हुई है, वहाँ पे प्लेस है, दैट्स व्हाई वो चीज़ जो है वर्क कर रही है। सेकेंडली अगर हम और भी कोई अप्लायंसेस की बात करें, जैसे टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर है, किसी ना किसी में किसी ना किसी टाइप का मोटर एक्शन जरूर होता है, जनरेटर एक्शन सब जरूर लगा होता है, ठीक है। तो हमारे डेली टू डेली बेसिस में जो भी इलेक्ट्रिकल पावर है वो सप्लाई ही किस मीडियम से होती है, वो किसी ना किसी जनरेटर से ही सप्लाई होगी। इंडक्शन ऑफ पावर जो होता है, इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर की हम बात करेंगे, तो कोई भी प्लांट है, चाहे वो थर्मल नेचर का हो, चाहे वो थर्मल प्लांट हो, या वो हाइड्रो प्लांट हो, चाहे वो न्यूक्लियर प्लांट हो, उन सब प्लांट्स में बेसिकली जो पावर का इंड्यूस कर रहा है, पावर का प्रोडक्शन कर रहा है, वो कौन सा मशीन होता है, दैट इज योर जनरेटर, ठीक है। कौन सा नेचर का होता है, सिंक्रोनस नेचर का, ठीक है। और वो क्यों होता है, किस तरह से होता है, वो सब हम आगे इसमें जब पार्ट 2 स्टडी करेंगे तो उसमें हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी बुक्स आपको रेफर करनी होगी इस सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए। स्टीफन्स जे चैपमैन इलेक्ट्रिकल मशीन की फंडामेंटल, ये बुक मेरे पास पीडीएफ में भी है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। जब हम गूगल क्लासरूम को क्रिएट करेंगे तो मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा। बोला जाए तो बहुत सारी बुक्स के नाम हैं मशीन को स्टडी करने के लिए, एक इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के पास बहुत सारी बुक्स होती ही, ठीक है। रिलेटेड टू अगर हम बात करें हमारे मशीन सब्जेक्ट की, क्योंकि ये कोर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसका बुक आपको परचेज करना भी चाहिए या आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, ठीक है। तो जो बुक्स ज्यादातर तो मेरे पास जो बुक्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी पीडीएफ के तौर पे, ठीक है, आप इजीली इसको पढ़ सकते हो। स्टीफन जे चैपमैन की जो बुक है, ये बेसिक्स में अगर मैं बोलूं एक लैंग्वेज में, तो ये इसकी जो लैंग्वेज है और इसका जो पूरा प्रोसीजर है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी अच्छी तरह से आपको स्टडी करने के लिए, अगर आप आगे गेट वगैरह में तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। दूसरा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, थ्योरेटिकल वे में, सिंपल लैंग्वेज में आपको पूरा मशीन की थ्योरी आपको समझना चाहिए, ठीक है। पहला तो आपका ये बुक होता है रेफर करने के लिए। सेकंड जो बुक होता है वो है पीएस बिमला जनरलाइज्ड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है। पीएस बिमला राइटर है, ऑथर नेम यहाँ पे पीएस बिमला है, और जो बुक का नाम है जनरलाइज्ड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। ये बुक जो है ये भी अगर हम देखा जाए तो यूपीएससी बुक है, लेकिन इसमें आपको न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने हैं, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने हैं, तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। और अगर आपको थ्योरी चाहिए, लैंग्वेज भी अगर सिंपल में आपको समझने के तौर पे चाहिए, तो आपके लिए स्टीफन जे चैपमैन जो है। और भी दो तीन बुक्स हैं, उनके भी मैं नाम बता देता हूं आपको। एक आती है आपके पास अशफाक हुसैन, अशफाक हुसैन की बुक है, ये भी इलेक्ट्रिकल मशीन है। सेकंड जो बुक है वो है नागराज होता है, और भी बुक्स है वो मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन जो मुझे या सभी के लिए सही लगता है वो ये मुझे आपको परचेज करने की जरूरत है, मैं आपको पीडीएफ जो है शेयर कर दूँ, ठीक है। तो ये बुक्स हैं, इनको आप रेफर कर लीजिएगा स्टडी करने के लिए मशीन्स के। वैसे तो जितने भी मटेरियल है वो मैं आपको ऑनलाइन हुआ या फिर उसको किसी भी तरह से मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इससे सिलेबस की तरफ जाएंगे कि हमें सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें सेट करनी है। और हाँ, एक चीज़ और, इलेक्ट्रिकल मशीन्स के हमारे कॉलेज के यूट्यूब चैनल के ऊपर जेएसडब्ल्यू एनर्जी के जो इंजीनियर प्रवेश कुमार हैं, उनके भी वीडियोस जो है वो अपलोडेड हैं। उन्होंने भी अब तक जो है पार्ट 4 में उसका बना दिया है इलेक्ट्रिकल मशीन का, तो उन्होंने पूरा शुरू से लेकर के अभी जो आपके सिलेबस में है वो सारे ज़्यादातर टॉपिक्स उन्होंने कवर कर दिए। आपकी जो यूनिट 1 है, जैसे मैं आपको ये आपका सिलेबस है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स जो है ये 150 नंबर का है, ठीक है। सब्जेक्ट आपके कितने नंबर का, 150 नंबर का। इंटरनल असेसमेंट 30 मार्क्स का और एक्सटर्नल जो है वो आपका 150 मार्क्स का, ठीक है। तो उसके अंदर जो फर्स्ट यूनिट है, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कोर ऑफ द मशीन जो होता है वो क्या होता है, मैग्नेट्स होते हैं, मैग्नेटिक सर्किट्स होते हैं, ठीक है। जब हमने हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल मशीन स्टार्ट किया था, जो आपका यूनिट नंबर 3 था, ठीक है, उस सब्जेक्ट में, तो उसमें मैंने जब आपको मशीन के बारे में इंट्रो दिया था, मशीन को स्टार्टिंग कराई थी, तो मैंने उसमें आपको मैग्नेटिक सर्किट्स के बारे में बताया।
डिफरेंस बताया था एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में और मैग्नेटिक सर्किट में क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने इसमें बताया था कि एमएमएफ क्या होता है, जो जितनी भी टर्म्स रिलेटेड थी मैग्नेटिक सर्किट से रिलेटेड जो भी टर्म्स थी, चाहे वो फ्लक्स हो, चाहे वो रिएक्टेंस होता है, परमेबिलिटी होता है, ये सारी टर्म्स हम लोग इस तरह से उनकी रिलेट करते हैं और कोई नई टर्मिनोलॉजी हमारे लिए नहीं है। जितने भी बेसिक प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ा है, जो मेरे नोट्स के पास है तो उसको समझ में आ सकता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक सर्किट आपका यूनिट नंबर 1 है, ठीक है, जिसको YouTube चैनल पे आपको जो प्रवेश सर है उन्होंने भी इसके वीडियो लेक्चर्स बनाए हुए हैं, तो आप उससे भी स्टडी कर सकते हैं, नहीं तो मैं तो कराऊंगी, ठीक है। तो इसमें मैग्नेटिक सर्किट का जितना भी वीडियो है, एमएमएफ है, फ्लक्स है, रिलक्टेंस है, आपके पास इसके दो लेक्चर्स भी होंगे, मतलब आपके पास ऑलरेडी इसके नोट्स भी होंगे, क्योंकि मैंने बेसिक इलेक्ट्रिकल में भी पढ़ाया था आपको एमएमएफ फ्लक्स, इनका पूरा डेरिवेशन था और अच्छी तरह से जो है जेएसडब्ल्यू एनर्जी के जो सर हैं उन्होंने भी इसको बहुत अच्छी तरह से समझाया, बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया। आप उनके ऑनलाइन लेक्चर भी इसके लिए रेफर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये वीडियो एम्पियर लॉ एंड बायो-सावर्ट लॉ, विजुअलाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट एंड द करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है। ये टॉपिक्स हम दोबारा से स्टडी करेंगे, ठीक है, बट इतना डिटेल में मैं आपको उसके बारे में नहीं बताऊंगी कि ऑलरेडी आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं, लिंक्स मैं आपको शेयर कर दूंगी, यूट्यूब चैनल जो उन्होंने वीडियो बनाया था उसको लिंक शेयर कर। सेकंड जो यूनिट आती है वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड टॉर्क, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी है, जो आपका सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट है इसी थर्ड सेमेस्टर का, उसमें आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, ये सब्जेक्ट भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैं इसको पढ़ाऊंगी वैसे बीएच का वो अपनी मैग्नेटिक मटेरियल फ्लक्स इंटेंसिटी मैग्नेटिक का, ठीक है। तो बेसिकली शुरू की जो दो यूनिट्स हैं वो किसके ऊपर बेस्ड है, टोटली बेस्ड होती है आपकी मैग्नेटिक सर्किट्स के ऊपर, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक सर्किट्स के बिना हम किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन की इमेजिनेशन नहीं कर सकते। कोई भी अगर मशीन है वो वर्क कर रही है तो किस थ्योरी पर वर्क करती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के ऊपर वर्क करती है, ठीक है। मैग्नेट्स की थ्योरी के ऊपर वर्क करती है। मैग्नेटिक सर्किट उसके अंदर इनबिल्ट है, या मैग्नेटिक सर्किट को हम जब तक नहीं बनाएंगे तब तक हमारी मशीन की वर्किंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम बोला जाता है कि मैग्नेटिक सर्किट जो होते हैं वो जब भी हम मशीन को स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हम मशीन के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थ्योरी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सोल ऑफ द कांसेप्ट क्या है बिहाइंड दिस इलेक्ट्रिकल मशीन, वो है आपका फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूल, ठीक है। उसने कैसे प्रूव किया था उसको हम आज स्टडी करेंगे, ठीक है। थर्ड यूनिट में आता है आपका डीसी मशीन, ठीक है। डीसी मशीन जो है इसमें बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीन, ये भी हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन, मैग्नेटिक स्ट्रक्चर, स्टेटर, जॉब, स्टेटर, पोल्स, फोर फेजेस एंड air gaps, armature core, visualization of magnetic field produced by the field winding, excitation with armature winding, open air gap flux density, ठीक है, commutation, armature winding, armature reactions, torque equation, ये सारी चीजें हम डीसी मशीन में आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। डीसी मशीन का मोटरिंग मोड है, किस तरह से जब भी हम डीसी मशीन, जब भी हम अब से एक बात याद रखिएगा कि जब भी मशीन की बात करूंगी तो उसमें जनरेटर और मोटर दोनों ही एक्शन जो होंगे क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। मशीन को हम सिंपली अगर हमें बोलना हो कभी भी हम मशीन की बात करेंगे तो उसमें जनरेटर और मोटर दोनों ही जो उसके एक्शंस हैं, मोटरिंग और कोई भी मशीन जो होता है वो कंस्ट्रक्शन वाइज से ही होता है, ठीक है। सिर्फ वर्किंग ही उसको अलग बनाती है, मोटर का कंस्ट्रक्शन होगा या वो जनरेटर का कंस्ट्रक्शन हो, दोनों कंस्ट्रक्शन तो सेम ही होगा। यू कांट डिफरेंशिएट बाय ओनली सीइंग दिस मशीन की वेदर इट इज अ जनरेटर और वेदर इट इज अ मोटर, जब तक इसकी नेम प्लेट पे आपको नहीं लिखा हो कि मोटर एक्शन के लिए या वो जनरेटर। कोई भी मशीन है, चाहे मोटर हो जनरेटर हो, कोई भी जनरेटर मोटर की तरह वर्क कर सकता है, ठीक है। कोई भी जनरेटर हो मोटर की तरह वर्क कर सकता है, ठीक है। तो वाइस वर्सा हो सकता है, कंस्ट्रक्शन वाइज जनरेटर और मोटर हमेशा सेम है, बस डिफरेंस कहां पे आता है, उसका वर्किंग, ठीक है। जब हम वर्किंग पढ़ेंगे तो मैं और इसमें से आपको समझाऊंगा आगे। नेक्स्ट आता है इसके अंदर इसी मशीन मोटरिंग जनरेटर स्पीड कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होती है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी जनरेटर, ठीक है। जितने भी उसके टॉर्क स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक होंगी वो सारे डीसी मोटर की स्टडी करेंगे, ठीक है। कौन सी मशीन, कौन सा शंट जनरेटर, जितने भी टाइप ऑफ सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर हैं या फिर सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, कौन सा जनरेटर जो है किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, किसका हम कहां यूज करते हैं, तो ये सब उसके एप्लीकेशन वाले कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट और सबसे लास्ट में जो है वो है आपका ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर जो होता है जिसमें भी हम मशीन सब स्टडी करेंगे, एक ट्रांसफार्मर ही एक ऐसी मशीन होती है जो कि किस नेचर की होती है, स्टैटिक नेचर की, दैट मींस इसमें कोई भी रोटेटिंग एलिमेंट यहां पर नहीं होता, ठीक है। तो मशीन जो है
अभी आपको मशीन जो है उसको मैं आपको एक बार नाम बता देती हूँ कौन कौन सी मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन में जो मशीन स्टडी करेंगे या कितने टाइप की मशीन होती है, एक होता है डीसीएचएल मशीन बोलते हैं दैट मींस उसमें जनरेटर और मोटर दोनों ही। नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसफॉर्मर। थर्ड वन इंडक्शन मशीन्स। फोर्थ वन दिस इज योर लास्ट मशीन दैट इज सिंक्रोनस मशीन। मैं लास्ट सेमेस्टर में भी इसी तरह का कुछ फ्लो चार्ट आपको ड्रॉ कराया था और उसमें मैंने बताया था किस पर्टिकुलर मशीन को किस एप्लीकेशन के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम सिंक्रोनस मशीन की बात करते हैं तो जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारे जनरेटिंग स्टेशन होते हैं जिसको हम बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट, ईपीपी, हाइड्रो पावर प्लांट, एचपीपी, न्यूक्लियर पावर प्लांट और भी कोई भी हाइड्रोथर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी जनरेटिंग स्टेशन है, उसमें जो जनरेटिंग यूनिट है, जनरेटिंग यूनिट यानी कि जिसमें कि टरबाइन्स और आपके जितने भी बॉयलर्स वगैरह हैं वो सारे कंबाइन करके पूरी यूनिट फॉर्म कर रहे हैं। तो उसका सबसे लास्ट जो एलिमेंट है उस यूनिट का होता है आपका जनरेटर। क्योंकि जो भी प्रोसीजर फॉलो करते करते स्टेप बाय स्टेप जब हम इस जनरेटिंग प्लांट को रन कराते हैं तो जो लास्ट का आपका आउटपुट कंपोनेंट जो हमें जिस मशीन से मिलता है वो है हमारा सिंक्रोनस मशीन। यानी कि जो आपके पास जनरेशन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का वो आउटपुट जनरेशन वाला वो कहां से मिलता है? सिंक्रोनस मशीन से। ठीक है, तो मेन आउटपुट वाली मशीन कौन सी? सिंक्रोनस मशीन। तो इसका एप्लीकेशन क्या है? जितने भी जनरेटिंग स्टेशन है वहां पे जो जनरेटर है जिससे कि हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, जहां से हमें इलेक्ट्रिकल वोल्टेज प्रोवाइड हो रहा है, तो किस मशीन से होता है? सिंक्रोनस मशीन। ठीक है, इंडक्शन मशीन जो होती है 95% मशीन होती है सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली मशीन है इंडक्शन मशीन। जितने भी हम रेजिडेंशियल लोड्स अगर देखेंगे हमारे होम अप्लायंसेस में, ठीक है, जितने भी मशीन हम यूज करते हैं, ठीक है, वाटर कूलर्स हो गया, पंपिंग मशीन होगी, वाटर पंप मशीन होगी, ठीक है, जितने भी सीलिंग फैंस हैं, ठीक है, जो भी रोटेटिंग नेचर का जो भी अप्लायंसेस होगा ना उसमें हम मोस्टली इंडक्शन मशीन को यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा इंडस्ट्रियल लोड में भी हम क्या करते हैं? इंडक्शन मशीन को यूज करते हैं। थर्ड आता है आपका ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर बोला जाए तो पावर सिस्टम की अकॉर्डिंग या पावर सिस्टम की अगर हम अकॉर्डिंग टू पावर सिस्टम देखें, पावर सिस्टम भी मशीन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देख सकते हैं जिसमें कि हम जनरेटिंग प्लांट से जो हमारे रेजिडेंशियल सप्लाई आती है वो किन किन स्टेप्स में होकर आती है, किन किन लेवल से होकर गुजर के आती है, तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट मशीन होती है पावर सिस्टम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ट्रांसफॉर्मर वहाँ पे बेसिक मशीन होती है और मोस्ट इम्पोर्टेंट मशीन होती है। जितना भी वोल्टेज का स्टेप अप हो रहा है, स्टेप डाउन हो रहा है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर दैट मींस व्हिच ट्रांसफर द पावर फ्रॉम वन सर्किट टू द अनदर सर्किट। ठीक है, वेदर वो वोल्टेज को फ्लक्चुएट करके दे, वेदर वो वोल्टेज को डिक्रीज करके दे या वो इंक्रीज करके दे, वो वर्किंग इसका होता है ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो पावर सिस्टम की सिनेरियो से अगर हम बात करें तो ट्रांसफॉर्मर वहाँ पे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मशीन। लास्ट आती है जो हमारी सबसे फर्स्ट यूनिट है इस सेमेस्टर की, वो है डीसी मशीन। डीसी मशीन जो होते हैं इसमें भी सेल्फ एक्साइटेड नेचर की है वो मशीन या वो सेपरेटली एक्साइटेड नेचर की है मशीन। सेपरेटली और सेल्फ एक्साइटेड से मतलब ये होता है कि जो उसकी फील्ड है, फील्ड यानी कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डेवलप करने वाला सिस्टम है, ठीक है, उस सिस्टम को आप एक्साइटेड या तो सेल्फ एक्साइटेड होगा, दैट इज वहां पे कोई ना कोई रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होगा, या हमको सेपरेट सोर्स से ग्रुप को सप्लाई देना है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग होता है मशीन के टाइप क्या है, उनके नेचर के अकॉर्डिंग उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, किसका आउटपुट ज्यादा है, किसका आउटपुट कम है, किसके टॉप स्पीड कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ज्यादा स्मूथ है, ज्यादा यूनिफॉर्म है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इसके एप्लीकेशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम डीसी सीरीज मोटर की बात करते हैं तो उसको हम यूज करते हैं जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास ड्रम कार्ड, जो हम डीसी सीरीज मोटर होते हैं उसी का हम यूज करते हैं। डीसी सीरीज मोटर जो होते हैं यूज की जाते हैं ट्रैक्शन में, जितनी ज्यादा मेट्रो ट्रेन है उनमें हम जिस मोटर का यूज करते हैं वो है डीसी सीरीज मोटर। जो होता है इसमें एकदम फिक्स चीज क्या करता है, स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है,
मतलब कि स्टॉप होना और इसको स्टार्ट करना और स्टॉप करना एकदम लीनियर कैरेक्टरिस्टिक है इसकी। दैट्स व्हाई हम इसको यूज करते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज करी थी कि जो भी आपकी टॉप स्पीड कैरेक्टरिस्टिक होगी उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग इसको यूज किया जाता है। ठीक है, किस मशीन की यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक आ रही है, क्या आपकी एप्लीकेशन है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं वहाँ पे मशीन को यूज करते हैं, सेलेक्ट। तो एलिवेटर्स वगैरह में डीसी सीरीज से यूज करता है। अगर हम बात करें वेल्डिंग में भी हम जो मशीन्स जो मोटर यूज करते हैं वो डीसी नेचर का होता है। ठीक है, कंपाउंड जो जनरेटर्स होते हैं वो हम वेल्डिंग मशीन्स के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हर मशीन का अपना एक एप्लीकेशन है और सभी मशीन जो है वो अपनी जगह यूजफुल है। ठीक है, तो इस तरह से मशीन के टाइप हैं जो हमारे सिलेबस में इस सेमेस्टर में पूरे डीसी मशीनों ट्रांसफर। अब हमने बात करी थी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। तो इन सभी मशीन्स में जो लॉ फॉलो होता है, इन सभी मशीन में जो एक कॉमन चीज है वो ये होता है कि सारी मशीन कौन से फंडामेंटल को या कौन से लॉ को फॉलो करती है, वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उसके बारे में अभी हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे और फिर बाद में आज की सिर्फ ये इंट्रो क्लास है जिसमें मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करी अबाउट योर सब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट से आप लोग फैमिलियर हो, ये सब्जेक्ट से हम लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिकल में पहले स्टडी किया है। ठीक है, फिर भी अगर हम चाहें तो शुरू से मैं आपको एक बार एक एक करके सारी चीज़ों को वापस से बता सकती हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमने ये चीज़ पहले पढ़ी हुई तो हमारे लिए चीज़ फैमिलियर होनी चाहिए, नई नहीं रखनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैराडेज लॉ। Farade's law of electro EMI, that is electromagnetic induction. फैराडे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने तीन लॉ स्टेट किए थे या थ्री लॉज को उन्होंने इन्वेंट किया। किस थ्योरी को इन्वेंट किया था उन्होंने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थ्योरी को स्टेट करने के लिए उन्होंने थ्री लॉज, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। थर्ड लॉ को हम एक्सप्लेन कर देते हैं या वो एक और नाम से रिनाउंड इसको बोलते हैं लेंस लॉ। सबसे पहले तो जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट एक्चुअल एक्सपेरिमेंट किया था फैराडे ने, उसमें उन्होंने एक कॉइल लिया था। ठीक है, कॉइल बोलो या फिर कोई कंडक्टर है। ठीक है, उसके पैरेलल में उन्होंने एक गैल्वेनोमीटर को फिक्स किया। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने एक मैग्नेट का पीस दिया। ठीक है, ये कोई मैग्नेट है, यहाँ से एन और एक साउथ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो पोल्स ही होते हैं किसी भी मैग्नेट की। मान लीजिए कोई परमानेंट मैग्नेट है पीएम। ठीक है, इसके यहाँ पे इसने दो पोल्स लिए, नॉर्थ एंड साउथ। एक कॉइल लिया। ठीक है, जिसका कोई रैंडम इंडक्टेंस होगा, ऐसे तो मैं नोट कर देता हूँ, वैसे ज़्यादा इसमें अभी इसको ज़्यादा जरूरत नहीं है। यह मैंने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर वो मशीन होता है जो कि वोल्टेज को मेजर करता है। ठीक है, जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ। गैल्वेनोमीटर जो होता है, जब आप आगे मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के सब्जेक्ट को स्टडी करेंगे तो उसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरिंग टूल्स जो कि हमें मीटर्स हैं, एमीटर है, वोल्टेज, वैसे कभी सीएनसी वोल्टमीटर होगा या एमआई काइंड ऑफ होगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर वो मशीन वो मीटर होता है जो कि आपको वोल्टेज को मेजर करता है। तो उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया था उसमें उन्होंने एक कॉइल लिया। ठीक है, इस कॉइल को उन्होंने कनेक्ट किया था गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, और उसके पास में उन्होंने एक प्लेस किया यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट का। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन था उसमें उन्होंने सब कुछ स्टैटिक देखा, कोई मूवमेंट नहीं है। ठीक है, जो इसका नीडल है, गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है वो क्या है, कांस्टेंट है, एनजीओ 0 पे था। इस तरह से इसमें यहाँ पे स्केल होगा। ठीक है, 1 2 3 जितना भी वोल्टेज या एम्पीयर में रेटिंग वो उसमें। तो जब उन्होंने स्टैटिक रखा, यानी जब इस परमानेंट मैग्नेट की कोई मूवमेंट नहीं थी, यानी कि जब यूनिफॉर्म कंडीशन में था, तो यहाँ पे जो कोई मूवमेंट नहीं है तो इसका नीडल स्टेबल है, गैल्वेनोमीटर का इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। सेकंड जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया, सेकंड ऑब्जर्वेशन में उन्होंने क्या किया, सेकंड ऑब्जर्वेशन में इस परमानेंट मैग्नेट को उन्होंने फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव किया। तो जब उन्होंने फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करा तो उन्होंने रियलाइज करा, यानी उन्होंने उस कंक्लूजन में वो आया कि जब मैं इस परमानेंट मैग्नेट को मूव कराता हूँ
तो मेरे पास जो गैल्वेनोमीटर है उसका जो नीडी लेवल क्या होता है फ्लक्चुएट करेगा, यानी कि वो 0 से हट करके अपना आ जाएगा मेरा 1 या फिर 2 पे आ जाएगा, इनकी एरिया बदल जाएगा। तो पॉइंटर जो है पॉइंटर जो है वो इस साइड में चला जाता है, ठीक है। यानी कि कोई ना कोई करंट या वोल्टेज जो है वो इस पर्टिकुलर कॉइल के एलिमेंट से जो होता है आपको फ्लो होना स्टार्ट कर देता है, जैसे ही वो इस मैग्नेट को थोड़ा सा भी बैकवर्ड और वेदर की फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो उस इसी एक्सपेरिमेंट से उन्होंने 3 लॉ को जो है स्टेट किया था या 3 लॉ उन्होंने एग्जीक्यूट करे थे, ठीक है। नहीं तो उनका एग्जीक्यूशन हुआ था लॉ का, बिकॉज़ उन्होंने ये बताया कि जो भी मैग्नेट है इससे क्या होगा, कोई ना कोई फ्लक्स लाइन जो है, ठीक है, फील्ड लाइन हो सकते हैं, वो क्या होगी इस हमारे परमानेंट मैग्नेट जो है इससे क्या करेंगे, इस कॉइल के अंदर पास होना शुरू कर देंगे, या कह सकते हैं लिंक करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस को लिंक क्या करेंगे इस पर्टिकुलर एलिमेंट से, जैसे मेरा इंडक्टर है या फिर हो सकती है कोई भी एक रैंडम सी कॉइल है, उसके अंदर क्या करता है पास होनी स्टार्ट कर जाती है, ठीक है। जब उनको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं परमानेंट मैग्नेट को या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो जो फील्ड लाइन है या जो फ्लक्स है उनका लिंकेज क्या है, वो या तो लिंकेज जो है वो बढ़ता है या फिर घटता है, ठीक है, डिक्रीज होता है या फिर इंक्रीज होता है। यानी कि इंक्रीज कब होगा, जब उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो फ्लक्स लिंकेज होगा तो सही, बट जो फ्लक्स लिंकेज लाइन होगी वो थोड़ी बहुत उनके नंबर पे कमी आ सकती है, ठीक है। बट गैल्वेनोमीटर जो है उसके अंदर फ्लक्चुएशन चालू है, यानी कि जब वो नीडल 0 पे थी, दैट मींस जब कोई मूवमेंट नहीं था, गैल्वेनोमीटर में कोई वोल्टेज और करंट का सिंबलाइजेशन या इंडिकेशन नहीं होता। लेकिन जब उन्होंने फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन मूव कराया, फ्लक्स की लाइंस में जो लिंकेज है उसके अंदर जब चेंज हो रहा है, तो दैट मींस यहाँ पे करंट इंड्यूस हो रहा है, यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स, यहाँ पे कोई ना कोई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो जनरेट हो रहा है। इसीलिए जो कॉइल है वो क्या करने लग जाती है, कंडक्टिंग नेचर की बन जाती है, यानी कि उसके अंदर कोई ना कोई करंट फ्लो करने लगता है, ठीक है। तो इसी एक्सपेरिमेंट में इन्होंने 3 लॉज जो थे वो एग्जीक्यूट करे थे। फर्स्ट लॉ जो था उन्होंने इसमें कंक्लूड किया था कि whenever there will be a changes in the flux line या flux linkage में कभी कोई चेंज होता है तो there will be an EMF induction, ठीक है। whenever there will be a flux या change in flux linkage या whenever there will be a flux linkage in the conductor, so we can say there will be an EMF, ठीक है। कोई भी अगर फ्लक्स लिंकेज है, ठीक है, कोई भी एक मैग्नेट है, अगर उसका फ्लक्स है वो लिंक करता है किसी पर्टिकुलर कंडक्टर से, ठीक है, और वो फ्लक्स लिंकेज क्या हो रहा है हर टाइम की रेट के साथ चेंज होता चला जा रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उस पर्टिकुलर कंडक्टर में क्या होगा, ईएमएफ का डेवलपमेंट होगा या ईएमएफ का प्रोडक्शन, ठीक है। तो देयर विल बी एन ईएमएफ। फर्स्ट लॉ जो था उनका कंक्लूजन ही ये है कि देयर विल बी एन ईएमएफ। और ईएमएफ डेवलप कैसे हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड्स में जब भी चेंज आया है, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, कंडक्टर के रेस्पेक्ट में, जब भी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस में चेंज आता है, जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड की लाइन को लिंक कराते हैं या फ्लक्स लाइन लिंक करती है पर्टिकुलर कंडक्टर से और वो फ्लक्स लिंकेज है वो चेंज होता है, तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप होता है। ये फैराडे ने उसके फर्स्ट लॉ में कंक्लूड किया। सेकंड लॉ जो है उसने कंक्लूड किया था कि अब हम इसका मैग्नीट्यूड जो है ईएमएफ का डेवलपमेंट हुआ है, जो वोल्टेज और एक तरह का फोर्स डेवलप हुआ है। देखो वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज एक तरह का फोर्स ही होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि कोई भी सर्किट है, पहले तो करंट के लिए सबसे नेसेसरी रिक्वायरमेंट क्या होती है किसी भी सर्किट में फ्लो होने के लिए कि कोई भी सर्किट जो है वो क्लोज होना चाहिए, ठीक है, क्लोज सर्किट होना चाहिए। और दूसरी बात ये होता है कि उसके अंदर कोई ना कोई करंट सोर्स या सोर्स होना चाहिए जिससे कि वोल्टेज में डेवलप हो जाए। तो वोल्टेज का नेचर क्या होता है, सिर्फ एक फोर्स डेवलप करना, ठीक है, चाहे वो किसी भी कंडक्टर में हो चाहे वो किसी भी सर्किट में। तो सेम वही नेचर यहाँ पे ईएमएफ का होता है, यहाँ पे क्या करता है फोर्स डेवलप कराता है ताकि जो ये कंडक्टर है वो क्या करने लग जाए, कंडक्ट करने लग जाए, यहाँ पे करंट को डेवलप करने लग जाए, ठीक है। सेकंड होता है, सेकंड लॉ में उसने मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ को फाइंड करने के लिए तरीका बताया था कि हम मैग्नीट्यूड को कैसे फाइंड आउट करें। जो ईएमएफ हमारा फर्स्ट लॉ से हो गया, कंक्लूड हो गया कि जब जनरली ईएमएफ तो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो सेकंड लॉ में उसने स्टेट किया था कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर ईएमएफ व्हिच वी विल क्रिएट अर्लियर, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने क्या इक्वेशन के क्या एक्सप्रेशन सॉल्व किया था, दैट इज E is directly proportional to the rate of change of the flux linkage with time. The rate of change in the flux linkage with the time, यानी टाइम के साथ जो फ्लक्स लिंकेज में चेंज हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि E में, ठीक है। तो EMF को जो है अगर हमें
वैरी करना हो या फ्लक्चुएट करना हो तो हमें जो मूवमेंट है इस मैग्नेट की उसको हमें फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में करना होगा। उसी से क्या होगा, फ्लक्स लिंकेज का जो रेट है वो क्या होगा, वेरी करेगा, वो फ्लक्चुएट करेगा, दैट मींस आपका ईएमएफ जो है वो वेरी करेगा। ठीक है, इसी तरीके से जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि पहले तो हम ये समझ में आ चुका है यस देयर विल बी एन ईएमएफ, सेकंड होता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट, व्हाट मच हाउ मच अमाउंट देयर विल बी एन ईएमएफ, यानी कितना मैक्सिमम होगा कितना मिनिमम होगा। वो मैक्सिमम और मिनिमम क्राइटेरिया जो ईएमएफ का है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका जी पाई बाय डी दैट इज रेट ऑफ द चेंज ऑफ द फ्लक्स। थर्ड जो होता है उसको हम बोल सकते हैं, उसका दूसरा नाम होता है लेंज लॉ। लेंज लॉ बोल सकते हैं, और ये जो थर्ड होता है वो बेस्ड होता है लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, लेंज लॉ जो था उन्होंने क्या स्टेटमेंट किया था, उन्होंने ये स्टेटमेंट किया था कि जो भी ईएमएफ है, यानी उन्होंने एक जनरलाइज उनका एक्सप्रेशन क्या था, जनरलाइज स्टेटमेंट था लेंज लॉ का, वो ये होता है कि कोई भी आउटपुट है या कोई भी रिस्पांस होता है किसी भी सिस्टम में, हम मशीन की बात नहीं करें, किसी भी सिस्टम में कोई भी रिस्पांस होगा, कोई भी फिजिकल सिस्टम है उसका कोई भी आउटपुट है या कोई भी रिस्पांस है, जिस कॉज के थ्रू वो डेवलप हुआ है, जिस कॉज के थ्रू वो इंड्यूस हुआ है, वो हमेशा क्या करने लग जाता है, कुछ टाइम के बाद या कुछ ड्यूरेशन के बाद वो उसके कॉज को, जो आउटपुट है उसके कॉज को क्या करने लग जाता है, अपोज करने लग जाता है, या उसको बोल सकता है मैग्नीफाई करने लग जाता है। ठीक है, या उसको डोमिनेट करने लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने यही स्टेटमेंट दिया था कि जो भी ईएमएफ इंडक्शन है, ईएमएफ इंडक्शन will always oppose its cause. And what is the cause? The cause is the rate of change of flux linkage. तो अब जो हमारे पास पहला वाला एक्सप्रेशन था E is like अगर हम इसको प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए यहाँ पे एक फैक्टर को इन्वॉल्व करेंगे, तो वो फैक्टर कौन सा होता है, नंबर ऑफ टर्न्स। एंड नंबर ऑफ टर्न्स हम इसके लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो भी हमने पर्टिकुलर कंडक्टर लगा रखा है उसके अंदर जो वाइंडिंग है उसके कितने नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, n एक फैक्टर यूज करना पड़ेगा, n multiply by लेंज लॉ को फुलफिल करने के लिए we have to consider a minus sign over there। ठीक है, माइनस साइन जो है वो इंडिकेट करता है हमारे लिए कि यहाँ पर जो लेंज लॉ है वो ये इंडिकेट कर रहा है हमें कि जो भी नेचर ऑफ ईएमएफ है वो क्या है, अपोजिंग नेचर है। अपोजिंग किसके 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 लिए अपोजिंग नेचर क्रिएट कर रहा है, वो फ्लक्स लिंकेज के अपोजिंग, या जो ईएमएफ का अपोजिंग नेचर है वो किसके लिए है, फ्लक्स के लिंकेज के लिए है। ठीक है, ये किसने बताया था, लेंज लॉ ने बताया। तो इस तरह से हमने फैराडे लॉ को बहुत ही जनरलाइज करके समझने की कोशिश करी। फर्स्ट लॉ जिसमें उसने इंडिकेट किया देयर विल बी एन ईएमएफ, कोई भी अगर कंडक्टर है वो फील्ड लाइन के साथ अटैच है या मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ जब वो लिंक करता है, उस लिंकेज में जब वेरिएशन आता है तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर कंडक्टर या उस पर्टिकुलर सर्किट में क्या होता है, करंट ईएमएफ डेवलप हो जाता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो फर्स्ट लॉ स्टेट करता है देयर विल बी एन ईएमएफ। सेकंड लॉ होता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड, कितना अमाउंट है, कितना मैग्नीट्यूड है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने एक एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव किया था जिसको हम बोलते हैं E प्रोपोर्शनल टू d phi by। ठीक है, थर्ड लॉ होता है वो होता है हमारा लेंज लॉ जिसको हम लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन बोलते हैं। लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, इस तरह से कोई ह्यूमन बीइंग है, वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है, उसको क्या करता है वो पुल करके आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो क्या करता है उसको लेकर के मूव कर रहा है। ठीक है, कुछ टाइम तक तो क्या करता है वो मूव करा लेता है, इजीली हम इसको क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं, आगे तक ले सकते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद में जब ये जो ह्यूमन बीइंग है इसका कुछ ना कुछ इसने वर्क डन किया है तो ऑब्वियसली इसका पोटेंशियल में कुछ ना कुछ डिक्रीमेंट तो होगा ही सही। ठीक है, तो जब इसकी एनर्जी दैट मींस इसकी काइनेटिक एनर्जी जब लो हो जाएगी, ठीक है, तो उस केस में क्या होने लग जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो इसकी पर्टिकुलर इस ह्यूमन बीइंग की
स्पीड को क्या करने लग जाएगा, कंट्रोल करने लग जाएगा, या बोला जा सकता है कि अपोज करने लग जाएगा। ठीक है, जो वर्क डन है वो क्या है यहाँ पर, इस ऑब्जेक्ट का अपनी डायरेक्शन में फर्दर आगे मूव करना है। लेकिन अब ये जो आपका आउटपुट है, दैट इज ये जो ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है वो क्या करने लग जाएगा, डोमिनेट करने लग जाएगा किसको, इस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग के अटेम्प्ट को, या जो उसका मोशन है उसको। इसमें मोशन क्या, तभी तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो आगे की डायरेक्शन में जो है आपका रोटेट करने लगा है, या आगे की डायरेक्शन में फॉरवर्ड जाने लगा। लेकिन अगर इसका मोशन ही कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब इसका मोशन कम हो जाएगा तो यही एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन का रूल यही कहता है कि जैसे जैसे इसका पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास क्या करने लग जाएगा, इसका इनर्शिया क्या करने लग जाएगा, इसको डोमिनेट करने लग जाएगा, इसको अपोज करने लग जाएगा। तो लेंस लॉ ने इसी थ्योरी को आगे और डिस्क्राइब किया था, उसको मॉडिफाई किया था, और फिर उन्होंने इसको इलेक्ट्रिकल थ्योरी में भी अप्लाई किया। ठीक है, तो जो माइनस सिंबल है वो यहाँ पे इंडिकेट करता है कि ईएमएफ का जो नेचर होता है वो अपोजिंग नेचर का होता है। ठीक है, ये थ्योरी जितनी भी है वो मैं आपको, मेरे पास ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं, मैं आपको कुछ शेयर कर दूंगी। ठीक है, एक तो बुक है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, और दूसरा जो नोट्स अवेलेबल है हमने पहले भी लिख चुकी है ये सब चीजें, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नोट्स पहले देख लेना, सेम चीजें मैंने वहाँ पे बता दी थी। ठीक है, तो इस तरह से आगे की जो भी क्लासेस है उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से कंडक्टिविटी शो करती है कि कोई भी कंडक्टर जो है वो कितना ज़्यादा करंट को बियर कर सकता है, या कितना अमाउंट का करंट उस पर्टिकुलर कंडक्टर में से फ्लो कर सकता है। सेम उसी तरीके से परमेबिलिटी मैग्नेटिक सर्किट के लिए वो टर्मिनोलॉजी है या वो फिनोमेना है जिससे कि हम ये डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कितना अमाउंट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कितना अमाउंट का मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उस पर्टिकुलर मैग्नेट में या उस पर्टिकुलर मैग्नेटिक सर्किट में रेसिस्ट कर सकता है या फ्लो पास कर सकता है। फ्लो हम नहीं बोलेंगे, क्यों फ्लो क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हमेशा करंट आपको फ्लो करता है, लेकिन मैग्नेटिक सर्किट्स में आपको कोई ना कोई ऐसा कोर, ऐसा मीडिएटर चाहिए होगा जिसमें कि आपका फ्लक्स जो है वो पास कर सके, कभी भी मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स जो है वो फ्लो नहीं करता है। तो टर्मिनोलॉजी का ही खेल है, आपको ये याद होना चाहिए कि कहाँ पे फ्लक्स फ्लो करता है, फ्लक्स कभी फ्लो नहीं करता, वो हमेशा पास करता है। ठीक है, तो इस तरह से सारी चीजें हैं। आगे क्लासेस में हम मैग्नेटिक सर्किट्स को और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, क्या परमेबिलिटी होती है, एमएमएफ क्या होता है, एन इक्वल्स टू आई, एम्पीयर टर्न्स होता है इसको हम बोलते हैं। ठीक है, एमएमएफ किस तरह से होता है, रिलक्टेंस क्या होता है, सेम जो चीज हमने सिमिलर पोजीशंस हमने जब डिस्क्राइब किया था इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का, हमने जब डिफरेंस किया था मैग्नेटिक सर्किट्स का, तो हमने एक टेबल इसके अंदर ड्रॉ किया था जिसमें मैंने आपको सारे डिफरेंसेस जो है कलेक्टिवली सारे बताए थे कि कहाँ पे ईएमएफ होता है, वहां जाकर के वो चेंज होकर के एमएमएफ बन जाएगा आपका। फ्लक्स है तो वहाँ पे करंट होता है। ठीक है, वोल्टेज है तो यहाँ पे एमएमएफ होगा। ठीक है, जिस तरह से करंट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में होता है तो मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स में होता है। ठीक है, करंट डेंसिटी जो होती है वो किस तरह से चेंज करती है, परमेबिलिटी है, जैसे कंडक्टिविटी होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में परमेबिलिटी होता है। ठीक है, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल हम चूज करते हैं तो उसके लिए सबसे फर्स्ट जो हमारा क्राइटेरिया होता है, फर्स्ट पॉइंट जो होता है, जो हमें सबसे ज्यादा जरूरी है वो होता है परमेबिलिटी। ठीक है, हाईएस्ट परमेबिलिटी का मैग्नेटिक मटेरियल हम यूज करते हैं किसी भी मशीन में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में कंडक्टिविटी को जिस तरह से हम इंपॉर्टेंस देते हैं, यहाँ पे हम मैग्नेटिक सर्किट्स में किसको इंपॉर्टेंस देंगे, हमारे परमेबिलिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे आगे मैग्नेटिक सर्किट्स के बारे में, और थोड़ा मैग्नेटिक सर्किट्स को समझेंगे कि जब हम सिंगल बार कंडक्टर लेंगे तो उसमें मैग्नेटिक सर्किट का एक्सप्रेशन या विजुअलाइजेशन कैसे होगा, किस तरह से फ्लक्स लाइंस के अंदर फ्लो करेंगे। ठीक है, और बीएच का जो है उसको भी हम स्टडी करेंगे। तो इस तरह से हम किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डेवलप होती है सिंगल कॉइल, फिर हम एक बल्कि साइज की मशीन के आगे के जो टॉपिक्स हैं, डीसी मशीन्स हुआ या जो ट्रांसफार्मर है उसमें मशीन्स के डायग्राम चेंज हो जाते हैं। ठीक है, बट बेसिक जो लॉ है, बेसिक जो फंडा है वो सेम ही रहता है कि वहाँ पे भी सेम वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की ही थ्योरी लगती है, उसमें भी कंडक्टर का फ्लक्स के साथ लिंकेज ही कराना है आपको। ठीक है, फ्लक्स जो है वो चाहे एसी नेचर का हो या वो डीसी नेचर का हो, लेकिन वहाँ पे कंडक्टर और फील्ड के अंदर कोई ना कोई रिलेटिव स्पीड होनी ही चाहिए, तभी आपका ईएमएफ जो है वो डेवलप होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें नेक्स्ट